Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज ऑफ सीबीएल। जैसे कि हम लोग हर रोज 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, वैसे ही आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे विच आर फ्रॉम द डे संडे एंड टुडे मंडे। तो जो भी चीजें आज न्यूज़पेपर में आई होंगी, जो कल रही होंगी, उनके ऊपर हमने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं, जिससे कि आपको हल्का सा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से रिवीजन करनी है और किस तरीके से कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना है। कोई भी न्यूज में से कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब के बारे में पता लगेगा हल्का सा हमें, जब हम उनके ऊपर एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज आज हम लोगों ने करने हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू रहेगा हमारा, Which of the following schemes are converged with प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। देखो रिसेंटली अभी जो प्रधानमंत्री कौशल को काम स्कीम है, कौशल को काम कार्यक्रम जो है स्कीम थी एक, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसको रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। देखते इसलिए न्यूज में थी ये। दूसरा कि ये स्कीम कैसी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या फिर इस स्कीम को लगाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स को हम लोगों ने इसमें मर्ज किया है, कन्वर्ज किया है। तो ये सारी चीजें अगर न्यूज में है तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें देखना होगा कि इस पीएम विकास स्कीम के तहत कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि कन्वर्ज कर दी गई हैं। फर्स्ट है आपका सीखो और कमाओ, ये भी सही है। उस्ताद स्कीम सही है, ये भी। हमारी धरोहर स्कीम ये भी सही है। नई रोशनी स्कीम ये भी सही है। नई मंजिल स्कीम ये भी सही है। देखो जो सारी की सारी स्कीम्स हैं आपकी, ये हैं आपकी वैसी स्कीम्स जिसमें हम जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है और माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो भी आर्टिसंस हैं, उस कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस्ताद स्कीम है जिसमें हम लोग जो पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं उनकी स्किल को आगे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सीखो और कमाओ की आपकी जो स्किल है आप उसी के ही अंडर काम करें और अल्टीमेटली हम आपको उसके लिए रोजगार देंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, आर्टिसन कम्युनिटीज के लिए, ताकि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सके। तो इसीलिए एक तो ये न्यूज में था। तो ये पांचों स्कीम्स तो सही हैं। अगर हम पीएम विकास स्कीम एज ए जनरल की बात करें तो ये स्कीम है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें सारा जो पैसा है, सारा जो फंड है, दैट इज बीइंग गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी चीज, द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री पता हो आप लोगों को, आपको इसका कंपोनेंट पता हो, फंडिंग पैटर्न पता हो, और साथ में इसका नाम किस नाम से चेंज किया गया है, और साथ में उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे पूछा क्या है हम लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो पांचों ही सही हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ध्यान रखेंगे इसको कि क्या स्कीम है, क्या नहीं है, किस तरीके से हमने इसको पढ़ना है और स्टैटिक में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपने सारा इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को आगे कंटिन्यू कर दिया गया है टिल 31 ऑफ मार्च 2026, या फिर जब तक मिनिस्ट्री कोई भी इसके ऊपर रिव्यू नहीं करती है। तो फिलहाल ये डेट दी गई है और उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी अगर कोई रिव्यू हम लोग इसके ऊपर नहीं करेंगे तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज में थी। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो वैसे नाम से क्लियर है कि स्कीम किसके रिगार्डिंग होगी। इंडिया में जो लेदर इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया था कि इंडिया जो है लेदर काफी इंपोर्ट करता है, तो इसके बजाय हम क्या करें, लेदर को हम एक्सपोर्ट करें। तो इसको करने के लिए हमें एक प्रोग्राम चलाना पड़ना था, तो इसलिए हमने प्रोग्राम चलाया जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो फुटवेयर लेदर डेवलपमेंट आपका एरिया है उसको काफ़ी मोटिवेट किया गया, फंडिंग प्रोवाइड की गई, स्किल्स प्रोवाइड की गई, इंडस्ट्रीज लगाई गई। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमने करी अंडर दिस स्कीम। एंड यस, दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 100% फंडिंग इज फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है साथ में जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में होगी, जो इसके अलावा होंगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होंगी सारी। उनमें जनरली 60-40 का रेशो रहता है फंडिंग में और 90-10 का रेशो रहता है जहां पर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर का एक आपके पास एक चार्ट हो जिसमें आपको पता हो कि हाँ इंडियन फुटवेयर लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसके अंडर आता है, जो प्रधानमंत्री विकास स्कीम है वो भी उसके अंडर आती है।
चलिए सेकंड, इट वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बात भी सही है कि DPIIT और जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्चिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। थर्ड, द मिनिस्ट्री हैज डिसकंटिन्यूड द स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ऐसा नहीं है, इट हैज बीन कंटिन्यूड। और कहां तक कंटिन्यू करी? 31 मार्च 2026 तक। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। ये दो सही है हमारी। पूछा क्या है हम लोगों से? करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट है तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए 1 ओनली, 1 and 2 ओनली सर। तो ये स्कीम न्यूज में है, कैसे कंपोनेंट्स हैं और क्यों हम लोगों ने स्कीम चलाई थी, तो उसके पीछे के जो पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अपने को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सोप्लैनेट केपलर 138c एंड केपलर 138d। अभी रिसेंटली 2 एक्सोप्लैनेट्स ये खोजे गए हैं। खोजे तो नहीं गए हैं, बहुत पहले से इनके बारे में हमें पता है, बट एक नई फाइंडिंग हम लोगों ने देखी है इनके बारे में। अगर हम बात करें एक्सोप्लैनेट की, तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं विच आर एग्जिस्टिंग आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें वो सारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, लेकिन वो स्टार जो कि सोलर सिस्टम में मतलब सन के अराउंड नहीं घूमते हैं, किसी और स्टार के अंडर घूमते हैं, के अराउंड घूमते हैं, तो अल्टीमेटली दैट प्लैनेट विल कॉल द एक्सोप्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो ये दो हैं जो कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें दिखाए थे और ये काफी टाइम से हम इनको जानते हैं। अब इनके बारे में एक नई स्पेसिफिकेशन है जो निकल कर सामने आई है, उसके बारे में बात करें। फर्स्ट ऑप्शन, दीज आर आइडेंटिफाइड एज वाटर वर्ल्ड्स, अ प्लैनेट कंप्लीटली कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ वाटर। देखो जो अर्थ है आपका, दैट इज ऑल्सो दी वाटर वर्ल्ड, ओशन वर्ल्ड भी हम इनको कह सकते हैं। जो आपके और सारे मून्स हैं ऑफ सैटर्न, जुपिटर, ये भी आपके वाटर वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एविडेंस ऑफ वाटर रहा है, अभी नहीं तो पहले पास्ट में इस पूरे सतह पर कोई ना कोई वाटर के एविडेंस आपको देखने को मिले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यस, ये जो 2 प्लैनेट्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? वाटर वर्ल्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई ये किया गया है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर भी जो वाटर की प्रेजेंस है वो रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपकी स्टेटमेंट भी सही है। सेकेंड, दीज लाइज इन द कॉन्स्टलेशन लायरा। कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार मेकिंग अ पैटर्न। तो यस, वो कॉन्स्टलेशन लायरा है, उसके अंडर ये लाई करते हैं। थर्ड, दे आर फाउंड इन द हैबिटेबल जोन ऑफ द स्टार। देखो जो स्टार है उसको हम कहते हैं रेड ड्वार्फ स्टार। अभी उसका हम लोगों ने कोई ऐसा नाम नहीं रखा है, बट यस दैट स्टार इज अ काइंड ऑफ रेड ड्वार्फ स्टार। सन के साइज से बहुत छोटा है, बट फिर भी इसके अराउंड ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। और यस, जो इस स्टार की लाइट है वो ना तो इतनी ज्यादा है कि जो पानी है वो गैसियस फॉर्म में आ जाए एटमॉस्फेयर में, और ना ही इतना कम हीट प्रोवाइड कर रहा है इन प्लैनेट्स को कि वो बिल्कुल फ्रीजी हो जाए। तो बहुत ऑप्टिमम हीट है, ऑप्टिमम लाइट है, सो दैट वाटर विल रिमेन इन द लिक्विड स्टेट। उसको हम कहते हैं हैबिटेबल जोन। और यस, जो ये रेड ड्वार्फ स्टार है जिसके अराउंड ये 2 प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो है आपके हैबिटेबल जोन में, दैट लाइफ कैन बी पॉसिबल देयर। तो ये बात भी आपकी सही है, तीनों स्टेटमेंट्स ही हमारी सही हैं। पूछा क्या है हम लोगों से? करेक्ट कोड, तो तीनों ही सही है, तो आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिड अटैक। अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है ये एसिड अटैक, क्योंकि अभी रिसेंटली ही काफी सारे केसेस हम लोगों ने सुने हैं एसिड अटैक्स के बारे में। एक पर्टिकुलर केस दिल्ली वाले एरिया में भी हम लोगों ने अभी देखा जस्ट। तो उसके रिगार्डिंग जो पेपर पर्सपेक्टिव है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारा आ सकता है। और आपको पता हो कि बेसिकली एसिड अटैक्स जो है वो किस तरीके का क्राइम है, सेपरेट है या सेपरेट नहीं है किसी भी क्राइम के अंडर, तो वो देखने वाली बात है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? Since 2013, acid attack are treated as a separate crime mentioned under section 326A of IPC। 2013 से पहले एसिड अटैक जो था वो सेपरेट क्राइम नहीं था, दैट वाज इंक्लूडेड अंडर दी अनदर क्राइम्स, एक अलग से इसकी मेंशनिंग नहीं थी। बट 2013 के बाद ये जो क्राइम है इट बिकेम अ सेपरेट क्राइम, और सेक्शन 326 ऑफ ए ऑफ IPC वाज मतलब गॉट फेमस फॉर दिस काइंड। तो ये पता हो हमें। सेकंड, इट ऑल्सो हैज द प्रोविजंस लाइक पनिशमेंट फॉर डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम एंड पुलिस ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR।
कि 326A में हम लोगों ने इसको क्राइम तो बना दिया है, और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी लिख दिया है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर अगर एसिड अटैक के विक्टिम को ट्रीटमेंट देने से मना कर देता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल एज सच अगर FIR रजिस्टर करने से मना करता है तो दैट इज ऑल्सो अंडर द पनिशेबल ऑफेंस। और ये सब चीजें लिखी हुई हैं हमारे IPC के 326A में। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। और अगर हम बात करें कि जो एक्ट है अगर हमारा कोई, तो एक्ट क्या है कि द एक्ट कैन बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले थे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कम से कम सभी स्टेट्स पर इंप्लीमेंट होने ही चाहिए। इंप्लीमेंट कैसे करने हैं, क्या तरीका होना चाहिए, दैट वाज रेस्ट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स। बट ये रूल्स जो है वो तो फॉलो होंगे ही होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो एक्ट अलग चीज है और आपका जो IPC का सेक्शन है वो अलग चीज है। तो पता हो आपको कि IPC कौन सी धारा में ये चीज लिखी हुई है, क्या चीज में इसमें इंक्लूडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है हम लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका C, both 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग INS मोरमुगांव। INS मोरमुगांव भी रिसेंटली ही कमीशन की गई इंडियन नेवी में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है कि यहां से हम मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं और अल्टीमेटली उनको खत्म भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास क्या है ना, अलग अलग टाइप की शिप्स होती हैं। फर्स्ट है आपकी क्रूजर शिप, फिर होते हैं आपके डिस्ट्रॉयर, फिर होते हैं आपके फ्रिगेट एंड देन होते हैं आपके कॉर्वेट। तो ये 4 टाइप ऑफ शिप्स जो हैं वो हमें पता है। कॉर्वेट सबसे स्मॉलेस्ट, फ्रिगेट थोड़ा सा उससे ज्यादा बड़ा साइज, डिस्ट्रॉयर भी जो स्पेशली आपके वॉर के टाइम पर हम लोग यूज करते हैं, और क्रूजर जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजिकली और बहुत ही ज्यादा इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं। इंडिया के पास एज सच कोई भी क्रूजर नहीं है अभी। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, इंडिया के पास फ्रिगेट्स हैं, इंडिया के पास कॉर्वेट है, और कोई भी ऐसा शिप जिसका नाम किसी सिटी के नाम के ऊपर होता है दैट इज जनरली द डिस्ट्रॉयर। तो अगर INS मोरमुगांव है तो अल्टीमेटली यस इट इज अ डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट वो होंगे जिनके नाम माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज इनके नाम पर होंगे, INS शिवालिक। कॉर्वेट होते हैं जिनके नाम पर्सनल वेपन्स के ऊपर होते हैं, INS किरपाण, INS किल्तान। तो ये सारे कॉर्वेट्स में आ जाते हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर है, सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज बिल्ट बाय MDSL मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड अंडर द प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B है स्पेशली हमारा दैट वी वांट टू फॉर्म द डिस्ट्रॉयर की एक पूरा का पूरा ग्रुप, और जिसमें INS प्रोजेक्ट 15B को हम और भी क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर। विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर, क्योंकि पहली जो इसमें शिप थी दैट वाज INS विशाखापट्टनम, दैट इज ऑलरेडी बीन कमीशन्ड इन 2021 अंडर द इंडियन नेवी। अब INS मोरमुगांव सेकेंड है, इसके बाद INS सूरत आएगी और इसके बाद आएगा INS इम्फाल। तो ये 4 शिप्स का ग्रुप है जो कि डिस्ट्रॉयर के तौर पर यूज किया जाएगा एज अ वॉर स्ट्रैटेजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का। स्टेल्थ गाइड का मतलब है कि आपका कि बहुत सारे जो रडार्स हैं उनसे ही छुपकर निकल सकता है, तो इसको पहचान में लेकर आना बड़ा मुश्किल है। और पूछा क्या है हम लोगों से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका D, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारत NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। देखो ये न्यूज में इसलिए है, ये इंडायरेक्टली न्यूज में है। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल NCAP का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ग्लोबली ये किया जाता है बाय एन NGO जो UK बेस्ड है। अब वहां पर मारुति सुजुकी की 3 कारें ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये असेसमेंट प्रोग्राम है जहां पर हम किसी भी कार का जो क्रैश असेसमेंट है उसको देखते हैं कि बेसिकली ड्यूरिंग द क्रैश कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर कितनी प्रोटेक्शन जो है आपने दी हुई है उन लोगों को जो कार के अंदर बैठे हुए हैं। तो कार को असेस करने का तरीका है, चाहे उसका क्रैशिंग सिस्टम की बात कर ले, चाहे नॉर्मली हम उसकी स्पीड या जो भी चीज़ है इंजन्स वगैरह उनकी बात कर ले। तो उसमें मारुति सुजुकी की चाहे एस्प्रेसो वर्जन हो, इग्निस वर्जन हो, स्विफ्ट वर्जन हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी लोग ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं दे आर काइंड ऑफ थ्रेटन्ड, दे आर काइंड ऑफ अनसेफ। तो उसके रिगार्डिंग क्या है ना, बड़ी चीज़ें न्यूज़ में है कि
ग्लोबल एनसीएपी के तहत हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो सरकार का ये कहना है कि हम लोग अपना खुद का भी जो एनसीएपी है वो लेकर आएंगे, सो दैट जो कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है, चाहे कोई इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, चाहे इंपोर्टिंग कंपनी है, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि उनको अपनी कार का जो असेसमेंट है वो ग्लोबल एनसीएपी के हिसाब से करवाना है या भारत एनसीएपी के हिसाब से करवाना है। बट अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसके बारे में देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो ग्लोबल एनसीएपी न्यूज में था, जिसमें काफी सारी इंडिया की जो 3 मारुति सुजुकी की कार है और महिंद्रा की स्कॉर्पियो 4 है, उसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, मारुति सुजुकी ने ठीक परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए काफी न्यूज में था ये। अगर हम देखिए भारत के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट विल बी रोल्ड आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अभी सरकार इसके ऊपर बातचीत कर रही है और 2023 के 1 अप्रैल में इसको लॉन्च करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट यस वी आर लॉन्चिंग इट बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 तक। Second, passengers vehicles with up to 8 seats weighing under 3.5 ton will be tested under this। चाहे 2 सीटर, चाहे 4 सीटर है, चाहे 6 सीटर है, चाहे 7 सीटर या 8 सीटर है, उन सभी को हम लोग उसमें जो है देखेंगे कि बेसिकली क्या वो सही ढंग से लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिस आंसर इज करेक्ट कि हाँ, अप टू 8 सीट्स और वेट भी लिखा हुआ है 3.5 टन्स। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। पूछा क्या है हम लोगों से, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द आंसर, क्योंकि सेकंड तो हमारा सही है ना। तो न्यूज में क्यों था, न्यूज में होने के बावजूद जो स्टैटिक पोर्शन है, जो अलग एक तरीका है इसको पढ़ने का, उसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी हम लोगों ने देखना है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्की जथरे। अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल जो है मनाया गया है बाय केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं बेसिकली क्या है ये। फर्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ राइस लॉन्च्ड बाय केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थनाल। ये एक एनजीओ है जो काम करती है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो इक्के जथरे क्या है आपका, यस फेस्टिवल ऑफ राइस है, इसको हम और भी इस नाम से जानते हैं। तो ये इसने लॉन्च किया है, तो ये बात तो हमारी सही है। Second, the initiative aims to sensitize people to the significance of genetically modified rice crops। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं जहां पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं बट थ्रू लेबोरेटरी मेथड। बट ट्रेडिशनल जो हमारे राइस की क्रॉप्स हैं उनमें से भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेल सकती हैं, चाहे वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे वो ठीक ठाक क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, तो वो झेल सकती हैं, इसीलिए हम उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें यहीं से पता लग जाती है कि अब इसके लिए हमें जीएम क्रॉप्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी फूड क्रॉप जो कि जीएम क्रॉप है उसको लेकर आते हैं तो उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो हम नहीं पता लगा पाते अभी। तो रिसर्च और डेवलपमेंट की हल्की सी उसमें कमी रह जाती है। तो इसीलिए ट्रेडिशनल राइस क्रॉप्स को हमें प्रिजर्व करने की जरूरत ज्यादा है एज कंपेयर टू नई जीएम क्रॉप्स लेकर आने के। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि हम जीएम क्रॉप्स के सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, हम लोग इसमें ट्रेडिशनल जो राइस क्रॉप्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी 2 नहीं, ऑप्शन ए 1 ओनली विद द आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काजिंड। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ जॉइंट एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। देखो काजिंड अभी न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इसको हम लोगों ने मतलब ज्वाइन किया है और 2016 से ही हम लोग इसको जो है करते हुए आ रहे हैं, एक्सरसाइज है। लेकिन ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में नहीं है, ये है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो नाम से ही वैसे क्लियर है, कजा KAZ से कजाकिस्तान है, IND से इंडिया है, तो कजाकिस्तान। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड, इट वाज अर्लियर नोन एज एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक। देखो पहले जो एक्सरसाइज थी थोड़ी बहुत हम नॉर्मली एनुअल ट्रेनिंग के तौर पे यूज करते थे, बट उसको हम लोगों ने काफी सालों पहले कंपनी लेवल की एक्सरसाइज में तब्दील कर दिया था। तो इट वाज दी कंपनी लेवल एक्सरसाइज, तो उसका नाम एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक से हटाकर हम लोगों ने रख दिया था एक्सरसाइज काजिंड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है, तो आंसर क्या रहेगा B2 ओनली। ध्यान रखेंगे, इंडिया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान वन ऑफ द कंट्री इन सेंट्रल एशिया।
हमने सेंट्रल एशिया के बारे में बात करी थी अभी कि कौन सी कंट्रीज इसमें मेंबर हैं, तो पता हो आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और साथ में कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जिसके रिगार्डिंग इंडिया की जो पॉलिसी है वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 है कि हमें इन नेशन से भी जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अबंडेंस ऑफ मिनरल्स और काफ़ी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोदुंगलूर पोतोवेलरी स्नैप मेलन, अ काइंड ऑफ खरबूजा। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको हम लोगों ने अभी जीआई टैग प्रोवाइड किया है, तो इसलिए काफी न्यूज में था ये। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट हैज रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड बिलोंग्स टू केरला स्टेट। अभी केरला से लगातार 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने जीआई टैग प्रोवाइड किया है, तो उनमें से एक ये है। ये नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर एंड फैट कंटेंट, कि क्योंकि इतना ज्यादा इसमें क्वालिटीज हैं इसीलिए इसको हमने जीआई टैग की डिमांड करी थी और इसको हमने इसको जीआई टैग दे भी दिया। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट दैट इट इज हाई इन न्यूट्रिएंट्स। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट कोड, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिक्यूजल ऑफ जजेस। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि एक जज हैं जिन्होंने बिल्किस बानो का जो केस है उससे अपने आप को रिक्यूज कर लिया था कि आई विल नो लॉन्गर टू बी पार्ट ऑफ दिस हियरिंग बेंच। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अ जज कैन विड्रॉ फ्रॉम हियरिंग अ केस टू प्रिवेंट क्रिएटिंग अ परसेप्शन दैट ही कैरिड अ बायस व्हाइल डिसाइडिंग द केस। कि ऐसा ना हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आप उस पार्टी से पहले काफी ज्यादा जुड़े हुए हो, तो अगर आप उस केस को सुनते हैं तो जो अनबायस्ड जजमेंट है वो नहीं आ पाती कई बार। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो यू कैन अप्लाई फॉर द रिक्यूजल। तो ऑप्शन आपका नंबर सही है ये, फर्स्ट नंबर। सेकंड, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स गवर्निंग रिक्यूजल्स। कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है। जज बेसिकली जो है ये बताता है कि आई विल नो लॉन्गर बी एबल टू हियर द केस, और फिर उसके बाद जो सीजेआई है, सीजीआई जो है दोबारा से कोई नई बेंच बनाता है जो कि उस केस को सुनेगा। तो फॉर्मल रूल्स अभी तक नहीं आए हैं जो कि इसको रिक्यूजल्स को गवर्न कर सके कि आपको ये ड्राफ्ट तैयार करके देना है, आपने रीजंस बताने हैं, तो आप रीजंस बताते हैं नहीं बताते हैं वो आपकी मर्जी है अभी भी। तो ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो स्टेटमेंट आपकी ये वाली भी सही है। पूछा क्या है हम लोगों से? चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली अभी चल रहा है बिल्किस बानो का केस, जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगा या गुजरात गवर्नमेंट होगा द डिसाइडिंग अथॉरिटी, तो उसके ऊपर आप देखते रहना न्यूज में क्या चल रहा है ना। बेसिकली है क्या, बिल्किस बानो का जो केस है दैट इज फ्रॉम 2002 का गुजरात के गोधरा राइट्स केस में शी वॉज गैंग रेप्ड, और इसीलिए फिर उन्होंने पिटीशन डाली थी और उनको 2006 में महाराष्ट्र जो कोर्ट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी 2008 के करीब, क्योंकि गुजरात उस टाइम पर ये लग रहा था कि जो गुजरात हाई कोर्ट है वो वोंट बी एबल टू गिव द अनबायस्ड जजमेंट, इसीलिए केस को शिफ्ट कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये केस सीबीआई को दिया गया था पहले। तो जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुना दिया, अब जो है रिसेंटली ये जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको रिलीज कर दिया गया था, प्री मेच्योर रिलीज कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि उनकी जो रिमिशन की पिटीशन है वो अब एक्सेप्ट कर ली गई है। बट अब बिल्किस बानो का ये कहना है कि अगर केस लड़ा गया है महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी कि इनको जिनकी सजा है उनको रेमिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि उनको रेमिशन हम प्रोवाइड करें या ना करें। तो अब इसके रिगार्डिंग दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाली गई थी बिल्किस बानो के द्वारा, जो कि अभी आज ही रिसेंटली उसको अब खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो पूरा केस है, इसकी जो हिस्ट्री है उसमें ना आपको कई सारे जो पॉलिटिक के कंसेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिलेंगे। तो जो डिफरेंट केसेस हैं, केस का क्या पहलू है वो तो पता ही है हमें, लेकिन उसमें जो हमारे प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से या मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, तो बाकी अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।